गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। चार ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी डी ब्रोगली ने। यानी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी डी ब्रोगली ने। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तब आप बोलेंगे जे थॉमसन ने की थी। लेकिन यहाँ तो आपसे ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी डी ब्रोगली ने। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है। देखिए, टंगस्टन आपका एक एलिमेंट होता है। टंगस्टन को हम शॉर्ट में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, तत्व और उनके लैटिन नेम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिए हैं। अगर आप रेगुलर मेरे चैनल से स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो टंगस्टन, इसका लैटिन नेम क्या होता है? इसका लैटिन नेम होता है वोल्फ्राम। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, टंगस्टन को हम शॉर्ट में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। टंगस्टन एक धातु होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। टंगस्टन का लैटिन नेम क्या होता है? वोल्फ्राम होता है। ये आप लोग अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका लिखा हुआ है ऑरम। ये ऑरम, ये किसका लैटिन नेम होता है? तो ऑरम जो होता है ये सोने का, ठीक है, सोने का यहाँ पे लैटिन नेम होता है, गोल्ड का, ध्यान रखिएगा। और सोने को हम शॉर्ट में एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, ठीक है। तो सोने का जो लैटिन नेम होता है ये होता है ऑरम। फिर इसके बाद देखिएगा ऑप्शन सी आपका लिखा हुआ है कालियम। कालियम, ये किसका लैटिन नेम होता है? तो ये आपका होता है पोटेशियम का। किसका होता है मैं आपको बता दूं, पोटेशियम का ये लैटिन नेम होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, किसका होता है? पोटेशियम का लैटिन नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। पोटेशियम को हम शॉर्ट में के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है कालियम। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। एक तो आपको ये पता चल गया कि टंगस्टन का लैटिन नेम क्या होता है? वोल्फ्राम। फिर इसके बाद सोने यानी गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है? ऑरम। फिर इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम जो होता है वो कालियम होता है। ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का लैटिन नेम होता है वोल्फ्राम। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का समूह
आवर्त सारणी के समान आवर्त में उपस्थित है। यहाँ पे समान आवर्त की बात हो रही है, सेम पीरियड की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का समूह या फिर आप बोल सकते हैं कौन से तत्वों का जोड़ा आवर्त सारणी के समान आवर्त में उपस्थित है। सो 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है अच्छे से, आवर्त सारणी के सभी कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको एटॉमिक नंबर लर्न है, तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं और पीरियोडिक टेबल का पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अलग से मैंने आपको 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए, अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको कराए हुए हैं। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी NiCuZn। अब देखिए Ni से हमारा मतलब किससे होता है? निकिल से होता है, और निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, यानी 28 होता है इसका परमाणु क्रमांक। फिर इसके बाद जस्ट यहाँ पे क्या लिखा है? Cu से मतलब किससे होता है? कॉपर से, और कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे Zn से मतलब होता है जिंक से, और जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो आप पेरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा, निकिल, कॉपर और जिंक ये सेम पीरियड में यानी समान आवर्त में उपस्थित है। आवर्त का मतलब कैसे? ऐसे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले निकिल आपको देखने को मिलेगा पेरियोडिक टेबल में, जस्ट इसी के बाद आपका कॉपर होता है और जस्ट इसी के बाद आपका जिंक होता है। तो ये सेम आवर्त में है। पेरियोडिक टेबल आप लोग चेक कर लीजिएगा, निकिल, कॉपर और जिंक ये आप लोगों को चौथे आवर्त में देखने को मिलेंगे। किस आवर्त में? चौथे आवर्त में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक ही आवर्त में है ये तीनों एलिमेंट्स, निकिल, कॉपर और जिंक ये तीनों ही चौथे आवर्त में है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, समान आवर्त में है। तो आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का समूह या जोड़ा आवर्त सारणी के समान आवर्त में है? तो निकिल, कॉपर और जिंक ये समान आवर्त में है। और रही बात अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शंस को अगर आप चेक करेंगे ऑप्शन बी, सी, डी, तो ये जो यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे तत्वों के जोड़े लिखे हुए हैं ये समान आवर्त में नहीं है। जैसे मैं आपको चेक करवा दूं, यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है F, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन लिखा है Cl, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन लिखा है Br। तो देखिए फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक इसका 9 होता है। क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का आपका होता है 17, और ब्रोमीन का क्या होता है? ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 35। ठीक है, देखिए परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17 और ब्रोमीन का 35। तो देखिए जब आप फ्लोरीन को चेक करेंगे ना, तो फ्लोरीन ये आपका आता है दूसरे आवर्त में। किस आवर्त में आता है? दूसरे आवर्त में आता है। तो जब आप क्लोरीन को चेक करेंगे तो क्लोरीन आपका यहाँ पे आएगा तीसरे आवर्त में। और रही बात ब्रोमीन की, तो जब आप यहाँ पे ब्रोमीन को चेक करेंगे तो ब्रोमीन आएगा चौथे आवर्त में। तो ये तो तीनों ही तत्व आपके अलग अलग आवर्त में हैं, ये तो एक ही आवर्त में है नहीं। और जो भी मैंने आपको निकिल, कॉपर और जिंक बताया था, ये तीनों ही चौथे आवर्त के तत्व हैं, इसीलिए ये करेक्ट हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका नहीं हो सकता, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात की जाए यहाँ पे ऑप्शन सी की, Li आपका लिखा हुआ है, Na लिखा हुआ है और के यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का होता है 11, और बात की जाए के से हमारा मतलब किससे होता है? पोटेशियम से। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है ये 19 होता है। तो देखिए अगर आप लिथियम को चेक करेंगे तो लिथियम आपको देखने को मिलेगा दूसरे आवर्त में। ठीक है, दूसरे आवर्त का तत्व है ये। उसके बाद अगर आप सोडियम को चेक करेंगे तो सोडियम को आप देखेंगे तो सोडियम आपका ये तीसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, फिर अगर इसके बाद यहाँ पे बात की जाए पोटेशियम की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम आपका चौथे आवर्त का तत्व है। तो ये भी देखिए डिफरेंट आवर्त में आ रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। और सेम अगर आप यहाँ पे नीचे चेक करेंगे इसको LiMg, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है Ca, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है,
Li यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया हुआ है। फिर Mg यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। तो लिथियम को चेक करेंगे किस आवर्त में आएगा, दूसरे आवर्त का तत्व। मैग्नीशियम आपका किस आवर्त का तत्व है, तीसरे आवर्त का। और यहाँ पे कैल्शियम को चेक करेंगे तो चौथे आवर्त का। तो सबके आवर्त यहाँ पे अलग अलग हैं, केवल यहाँ पे निकिल, कॉपर और जिंक है जो सेम ही आवर्त में है, समान आवर्त में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसीलिए मैंने आपको एक एक ऑप्शन चेक करके बता दिया। आप पेरियोडिक टेबल एक बार देख लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपसे पूछा गया पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिख करके आपसे यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या पूछ ली जाती है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा गया, केवल आपसे पूछ लिया गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, K2Cr2O7, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्रोमियम, क्रोमियम का मतलब Cr, क्रोमियम को हम शॉर्ट में Cr से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना। इसके नीचे मैं यहाँ पे कर दूंगा अंडरलाइन। तो अब सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, यहाँ पे K2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे K से मतलब क्या होता है, पोटेशियम से। और पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो +1 होती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे 1 लिखिए, 1 तो आपका प्लस ही में है, चाहे प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, ये तो आपका प्लस में है ही। तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का मान पोटेशियम के। और कितने पोटेशियम, 2 यहाँ पे है ना, तो 2 × 1 करेंगे = 2। यानी K2 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस, फिर देखिए Cr2। अब हमें यहाँ पे Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान ज्ञात ही करना है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान हमें ज्ञात करना होता है उसको हम x मान लेते हैं। और यहाँ पे 2 है, Cr कितने, 2, तो यहाँ पे 2 × x कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2x। यानी Cr2 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x। तो मैं यहाँ पे ला के लिख देता हूँ 2x। फिर इसके बाद प्लस का साइन। फिर यहाँ पे देखिए O7, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान -2। और कितने ऑक्सीजन, 7 ना, क्योंकि O7, तो 7 × -2 करेंगे, -14 हमें मिलेगा। अब देखिए ये -14 और इधर प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, इधर से प्लस हटेगा और -14 हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे O7 को सॉल्व करने पर -14 हमें मिला, तो माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ से प्लस का साइन हटेगा और -14 और = यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि K2Cr2O7 के ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, ये -14 और यहाँ पे आगे आपका +2 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले 2x को ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिए, 2x को लिख दीजिए और -14, देखिए -14 यहाँ पे है और आगे आपका यहाँ पे ये जो +2 है इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो माइनस प्लस मिलके आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा और लेस करने पर हमें क्या मिलेगा, -12 मिलेगा। अब माइनस में 12 क्यों आया, क्योंकि देखिए -14, माइनस का साइन बड़ा और +2 यानी प्लस का साइन छोटा, इसीलिए -12 यानी 2x। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -12 और = यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, 2x = कर देंगे, ये -12 बराबर के इधर 0 के पास भेजेंगे, तो 0 यहाँ पे है ही और -12 इधर आके +12 हो जाएगा। और 0 + 12 करेंगे तो आपको 12 ही यहाँ पे मिलेगा, यानी 2x = अगले स्टेप में हमें हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा x = 12 और अपॉन में 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12।
x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिली 6, इसको हम लिख सकते हैं +6, ये तो पहले ही प्लस में बस प्लस यहाँ पे लगा दिया जाता है, तो x इज इक्वल टू +6। तो देखिए हमने यहाँ पे Cr की यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को x माना हुआ था, जिसका मान हमें +6 मिल चुका है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी K2Cr2O7 में जो Cr है क्रोमियम, उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान +6 है, यहाँ पे +6 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई हैं, आप लोग चैनल पर जाइएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। और ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, टेस्ट में मैंने सॉल्व कराया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करवाया हुआ है, उतना पढ़ लीजिएगा, वहीं से आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए रासायनिक नाम आपसे पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं तत्वों के रासायनिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बना दी है, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में मैंने आप लोगों को सभी तत्वों के रासायनिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र बता दिए हैं। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो MgOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, तो MgOH का होल ट्वाइस ये होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है प्लस केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र भी। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से सुक्रोज यानी चीनी का अणु भार क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आपसे पूछा गया चीनी का, शुगर का, या फिर आप बोल सकते हैं सुक्रोज का। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन करीब 2 से 3 बार मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ था वहां भी कराया था। अब देखिए यहाँ पे चीनी का अणु भार हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को चीनी का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, तभी तो अणु भार निकालेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे C12 H22 और O11, ये होता है यहाँ पे चीनी का रासायनिक सूत्र, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम अणु भार को। अब देखिए C12, C से हमारा मतलब किससे हो जाएगा, C से हमारा मतलब हो जाएगा कार्बन से, और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। और अगर कार्बन का परमाणु भार पूछा जाए तो 6 का दुगना यानी 12, यानी कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है, वो क्या होता है, 12 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12, और कितने कार्बन है यहाँ पे 12 है ना, तो 12 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 गुणे 12 ये हम यहाँ पे कर देंगे। फिर इसके बाद प्लस का साइन, H22, H से मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा पहले यहाँ पे 1, जो कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट, और कितने हाइड्रोजन 22 है ना, तो 1 × 22 कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8, और इसी का दोगुना इसका एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार होता है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, परमाणु भार इसका 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन है, 11 है, तो 16 × 11 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 12 की मल्टीप्लाई 12 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 144 मिलेगा। ठीक है, प्लस
1 की मल्टीप्लाई 22 में तो 22 आपको मिलेगा। अब यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 176 मिलेगा। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 144, 22 और प्लस 176। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 342 यानी 342, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो सुक्रोज है, चीनी है, इसका अणुभार क्या होता है, 342 होता है। सो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए बहुत ही सिंपल होता है सॉल्व करना। यहाँ पे देखिए C12H22O11 इसका फॉर्मूला था। यहाँ पे C से मतलब कार्बन, H से मतलब हाइड्रोजन, O से मतलब ऑक्सीजन। तो आपको C, H और O का परमाणु भार पता होना चाहिए। ये पता होगा तुरंत आप कर पाएंगे सॉल्व। सो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट आंसर आपका 342 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से बोरेक्स लवण या फिर बोरेक्स सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से एप्सम सॉल्ट का सूत्र पूछ लिया गया था। ध्यान रखिएगा, एप्सम सॉल्ट का सूत्र आप लोगों से पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका बोरेक्स लवण, बोरेक्स सॉल्ट है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, Na2B4O7.10H2O। ये होता है बोरेक्स लवण यानी बोरेक्स सॉल्ट का सूत्र। ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में बोरेक्स सॉल्ट या फिर बोरेक्स लवण का सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोग देख रहे हैं ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया था जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा था। तो ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आपसे केवल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो कैंसर के उपचार में जो समस्थानिक प्रयुक्त होता है वो होता है कोबाल्ट 60। ध्यान रखिएगा, CO से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, और कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 आपका कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग, इस समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इस टाइप के कई क्वेश्चंस मैंने आपको पहले सॉल्व कराए हैं। समस्थानिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। यहाँ पे आपको एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, आपको पहचानना है कि ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए आयरन जिसे हम लोहा बोलते हैं, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी कोबाल्ट और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, अभी कल भी मैंने आपको सॉल्व कराया था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे आपको दे दिया गया, क्वेश्चन को बहुत ही ईजी कर दिया गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो ऊपर ये संख्याएं लिखी होती है ना, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले 2 है, 1s2 ना, तो 2 को लिखेंगे प्लस, फिर इसके बाद 2s, यहाँ पे 2 है ना, 2 को ऐड करेंगे प्लस 2p6, यहाँ पे क्या है 6 है, प्लस 6 करेंगे, फिर प्लस 3s2, यहाँ पे 2 है तो प्लस 2 करेंगे, फिर इसके बाद 3p6 है, यहाँ पे 6 को ऐड करेंगे प्लस, फिर यहाँ पे 3d7, यहाँ पे 7 है तो 7, फिर इसके बाद प्लस लास्ट में 4s2, यहाँ पे 2 को ऐड कर देंगे। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, पहले यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। देखिए 2 और 2 4, 4 में 6 को ऐड करेंगे 10, 10 में 2 को 12, 12 में 6 को ऐड करेंगे 18, और 18 में 7 को ऐड करेंगे तो 25, और 25 में 2 को ऐड करेंगे तो 27। तो यहाँ पे 27 हमें मिला। ये जो 27 है ना, हमें ये जो तत्व है ना, इसका
परमाणु क्रमांक पता चल चुका है। परमाणु क्रमांक हमें यहाँ पे पता चल गया। जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 27 है। अब परमाणु क्रमांक 27 होता किसका है? अगर यही नहीं पता होगा तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो परमाणु क्रमांक 27 किसका होता है? परमाणु क्रमांक 27 होता है कोबाल्ट का। किसका होता है? कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 27, और कोबाल्ट को हम शॉर्ट में CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कोबाल्ट आपका कहाँ पे दिया है। सो कोबाल्ट आपका दिया है ऑप्शन सी में। सो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ऊपर संख्याएं लिखी होती है जैसे यहाँ पे 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 7 25 2 27 27 हमें मिला। ये तत्वों का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, और परमाणु क्रमांक 27 होता किसका है? कोबाल्ट का होता है। कितना सिंपल है, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको तत्व का परमाणु क्रमांक पता होगा। मैंने आपसे कई बार कहा परमाणु क्रमांक 1 से 50 तक के तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा कोबाल्ट आया था, आपको पता होना चाहिए कि हाँ कोबाल्ट CO का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम Mg इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रोमीन Br इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 35 होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो तुरंत आप बोले कि हाँ 17 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कोबाल्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 है, तो यह आवर्त सारणी में होगा। यह तत्व आवर्त सारणी में होगा, यानी इस तत्व की उपस्थिति के बारे में आपको बताना है कि यह आवर्त सारणी में किस वर्ग में है और किस आवर्त में है, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, और अभी कल भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसान कर दिया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दे दिया गया 2,8,5, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे ना तो 2 और 8 10 5 15 ऐड करने पर आपको 15 मिलेगा। अब परमाणु क्रमांक 15 होता किसका है, तो आप बोलेंगे फास्फोरस का होता है। किसका होता है? फास्फोरस का। और फास्फोरस को हम शॉर्ट में P से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक 15 फास्फोरस का ही होता है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे तत्वों की पहचान नहीं करनी है, हमसे यहाँ पे तो स्थिति पूछी गई है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए जो तत्व है फास्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा गया यहाँ पे 2,8,5 ये लिखा गया है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ग को पता कर लेते हैं। वर्ग मतलब जिसे आप समूह भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम ग्रुप बोलते हैं। तो वर्ग पता करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, हम बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं। तो जो फास्फोरस है इसके बाह्यतम कोश के, देखिए बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या है? 5 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं? ऐसे 5, और यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ग। यानी जो ये तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5 लिखा हुआ है, ये 5वें वर्ग का तत्व है। और किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है? फास्फोरस का। तो यहाँ पे वर्ग हमें पता चल गया, ये 5वें वर्ग का है। अगर आप आवर्त सारणी में चेक करेंगे तो 5वां वर्ग ही आपको लिखा हुआ मिलेगा फास्फोरस में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 5th A भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन में A है नहीं तो हम A लिखेंगे नहीं, केवल यहाँ पे 5th वर्ग हमें पता चल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आवर्त को पता करेंगे। तो आवर्त कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कोषों की संख्या को गिन लेते हैं। पहला कोष ये जहाँ पे 2 लिखा है, दूसरा कोष ये जहाँ पे 8, और तीसरा कोष यहाँ पे जहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो कोषों की संख्या कितनी है? 3 कोष यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब 3 को हम रोमन में क्या लिखेंगे? ऐसे 3 लिख दिया और आवर्त लिख देंगे, तो ये तीसरे आवर्त का तत्व हो जाएगा। तो हमें सब पता चल गया, वर्ग 5वां और आवर्त तीसरा। तो यहाँ पे चेक करते कहाँ पे दिया, ये देखिए ऑप्शन बी में दिया है, 5वां वर्ग और तीसरा आवर्त। यानी जो 2,8,5 ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप पेरियोडिक टेबल में चेक कीजिएगा, जो फास्फोरस है ये तीसरे आवर्त में उपस्थित है। और अगर इसका आप वर्ग चेक करेंगे, समूह चेक करेंगे, तो आपको 5th वर्ग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 5th A भी लिखा होता है, क्योंकि ऑप्शन में A दिया नहीं, तो इससे हमें यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, A को हम लिखेंगे नहीं।
तो पांचवा वर्ग और तीसरा आवर्त, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो यहाँ पे आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो आपका है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, पूरा चैप्टर पढ़ाया है। इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं और न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाई है, सब आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अक्रिय गैस कौन सी है। अक्रिय गैस जिसको हम निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अक्रिय गैस कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है जिनॉन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया, आपको वैसे ही याद होगा। तो यहाँ पे जो सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अक्रिय गैस है वायुमंडल में वो है ऑर्गन, जिसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अक्रिय गैस कौन सी है, इनर्ट गैस कौन सी है, तो वो है ऑर्गन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 7 से 8 बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ये फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला 7 से 8 बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार मैंने आपको इसका रासायनिक सूत्र बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है CaSO4, CaSO4 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे होल ट्वाइस, फिर डॉट H2O, ये हो जाएगा। या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला एक और तरीके से लिखा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए ऑप्शन आप लोगों को 2 तरीके से देखने को मिलेंगे, एक तो ये वाला जो अभी मैं हमारा यहाँ पे करेक्ट हुआ है, और दूसरा ऑप्शन ये। 2 तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। देखिए दोनों साथ में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये वाला ऑप्शन है तो आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, अगर ये वाला दिया रहेगा तो ये नहीं देखने को मिलेगा। दोनों तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पता इसकी जगह ये वाला ऑप्शन आपको दे दिया जाए, या फिर इसकी जगह ये वाला यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। यानी आपसे ये पूछा गया कि बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी कैलोमल, ऑप्शन सी एलम, या ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आपका जिंक ऑक्साइड। यानी बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिंक ऑक्साइड का करते हैं। और जिंक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ZnO होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपका ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया Cr2O7 2- में Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा, Cr लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ Cr2O7, फिर यहाँ पे 2- का नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है। अब हमसे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान पूछा जा रहा है, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और कितने क्रोमियम 2 हैं, तो 2 × x यानी हो जाएगा 2x। यानी Cr2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x, फिर इसके बाद प्लस O7 लिखा हुआ है, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की क्या होती, -2 होती। कितने ऑक्सीजन, 7 हैं, तो 7 × -2 करेंगे, यहाँ पे -14 मिल जाएगा, ठीक है, -14। अब देखिए ये -14 और यहाँ पे ये प्लस लगा है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब हम -14 को लिखेंगे तो यहाँ पे ये प्लस था, क्योंकि -14 हमारा आया हुआ था, यहाँ पे प्लस था, तो प्लस माइनस मिलके माइनस ही होगा ना यहाँ पे, तो माइनस, और फिर यहाँ पे O7 की जगह हम 14 को लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिएगा इज इक्वल टू 2- का नेगेटिव चार्ज, इसीलिए बराबर के इधर हमें -2 लिखना होगा। अब देखिए 2x
इज इक्वल टू कर देंगे, बराबर के इधर क्या है -2 आपका है, और -14 जब बराबर के इधर आएगा तो +14 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल टू -2 और +14, माइनस प्लस मिलके यहाँ पे लेस हो जाएगा, और लेस करने पर हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा, वो भी प्लस में। अब प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि देखिए -2 माइनस का साइन छोटा, +14 प्लस का साइन बड़ा, तो 2x इज इक्वल टू 12, या फिर आगे सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 12 और अपॉन में 2, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, हमें +6 मिल गई। ठीक है, +6, तो हमने यहाँ पे Cr यानी क्रोमियम की ही तो ऑक्सीकरण संख्या को x माना हुआ था, जिसकी वैल्यू हमें +6 मिली। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस धातु को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्विक सिल्वर, देखिए ऐसे भी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल सकता है कि क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को शॉर्ट में हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी चांदी, जिसको हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी दिया है पारा, जिसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑप्शन डी दिया है लेड, जिसको हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्विक सिल्वर बोला जाता है पारे को। ध्यान रखिएगा, जो Hg है पारा, पारा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या होता है, कभी कभी पारे की जगह केवल आपको Hg लिखा हुआ मिल सकता है, इसीलिए ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे शॉर्ट नेम भी लिखा हुआ है Hg पारा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। चैनल पर जाइएगा, 2023 की इन सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 यानी 2023 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सभी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। और एक प्लेलिस्ट यहाँ पे टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से भी मैंने बनाई हुई है, और एक साइंस के टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी है, वो भी चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम सिलेबस मैंने आपका पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। 550 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, केवल आपको पढ़ना है। जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पढ़ लीजिए, उतने में ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।